चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी फर्स्ट के अंतर्गत भूगोल की शाखाएं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। भूगोल की शाखाएं, जैसा कि कल आपको मैंने बताया, भूगोल का अर्थ क्या बताया था कि भूगोल का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। फिर इसके बाद अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, भूगोल के तत्व। तो पृथ्वी का वर्णन इट मीन्स पृथ्वी पर जो भी है उसका वर्णन। तो बहुत सारी चीजें हैं पृथ्वी पर हमें दिखाई देती है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, जो सब कुछ हम पृथ्वी पर ही देखते हैं। तो उन सभी चीजों को हमने कितने टुकड़ों में बांट दिया बेटा? 5 टुकड़ों में। उनको कहा हमने भूगोल के तत्व, जैसे स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, सूर्य और चंद्रमा के ग्रहीय प्रभाव। इस तरीके से ये हो गए भूगोल के तत्व। ठीक है बेटा। अब आगे हम बात कर रहे हैं भूगोल की शाखाएं। तो देखिए, प्रारंभ में भूगोल के अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, सूर्य चंद्रमा के ग्रहीय प्रभाव, उन सभी चीजों का एक साथ अध्ययन किया जाने लगा। क्या बोला मैंने? प्रारंभ में जब भूगोल की शाखाएं नहीं थी, उससे पहले की बात, तो प्रारंभ में जितने भी भूगोलविद उस समय के थे, उस समय तत्कालीन भूगोलविद, जियोलॉजिस्ट, उन्होंने क्या किया कि जो भी पढ़ा जा रहा था भूगोल के अंदर, पृथ्वी पर जो भी पाया जा रहा है उसको किस में ऐड कर लिया? भूगोल में ऐड कर दिया। स्थलमंडल भी भूगोल में गया, जलमंडल भी, वायुमंडल भी, जैवमंडल भी, सूर्य चंद्रमा के ग्रहीय प्रभाव। तो स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल और सूर्य चंद्रमा के ग्रहीय प्रभाव रूपी ये जो भूगोल के घटक हैं, इन घटकों का अध्ययन जब भूगोल में एक साथ प्राचीन समय में भूगोलविद का करते थे, पढ़ने और पढ़ाने के रूप में, तो भूगोल की जो विषय वस्तु थी वो कैसी हो गई? अत्यधिक विस्तृत हो गई। कैसी हुई बेटा? अत्यधिक विस्तृत। विस्तृत मीन्स बड़ी। अब जब बड़ी विषय वस्तु हो जाएगी, कोई भी पुस्तक है, उसमें हम सभी प्रकार का ज्ञान एक साथ ठूंस देंगे, तो वो पुस्तक भंडार बन जाएगी, अर्थात उसका आकार बढ़ जाएगा। और जब आकार किसी चीज का बढ़ जाता है तो उसको हमें ग्रहण करने में, देखने में, पढ़ने में, समझने में कठिनाई आने लगती है। अब इतनी इतनी पतली पतली बुक तो अपन फटाफट हाथ में ले लेते हैं। मान लो सारी चीज़ें एक ही बुक में लिख दी, हिंदी भी लिख दी, गणित भी लिख दी, विज्ञान भी लिख दी, सब कुछ अगर मान लीजिए एक ही बुक में इंक्लूड कर लिया जाए, सम्मिलित कर लिया जाए, तो बुक का आकार कैसा हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। तो वही बात मैं आपको यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। प्राचीन समय में भूगोल का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना, और पृथ्वी पर जो भी पाया जा रहा है वो भूगोल के अंदर पढ़ा जा रहा है। तो पृथ्वी पर क्या पाया जा रहा है? स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल और सूर्य चंद्रमा के ग्रहीय प्रभाव। ये सारी चीजें भूगोल के अंदर जब पढ़ी जाने लगी, तो भूगोल नामक जो पुस्तक थी उसका आकार कैसा हो गया? अति व्यापक और विस्तृत हो गया। इस विस्तृत आकार के कारण या विस्तृत विषय क्षेत्र या विषय वस्तु के कारण भूगोल को पढ़ने और पढ़ाने में, समझने और समझाने में अत्यधिक कठिनाई का अनुभव होने लगा। इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए उस समय के जो विद्वान थे, उन्होंने भूगोल को 2 टुकड़ों में विभाग किया। कितने टुकड़ों में बेटा? 2 टुकड़ों में। एक तो इसमें से वो चीजें निकाली जो भौतिक या प्राकृतिक वातावरण से संबंधित, उनको तो नाम दिया भौतिक भूगोल, और एक उस भूगोल में से वो चीज अलग की जिनका संबंध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किससे था? मानव से था, मानवीय पक्षों से था, उसको नाम दिया मानव भूगोल। तो इस तरीके से भूगोल से कितनी शाखाएं निकली? 2 शाखाएं। भौतिक तत्वों से जुड़ा तो भौतिक भूगोल कहलाया, भौतिक तत्वों से जुड़ा विज्ञान तो क्या कहलाया? भौतिक भूगोल। भौतिक का मतलब प्राकृतिक, प्राकृतिक वातावरण से स्थल, जल, वायु, ये सब चीजें, सूर्य, चंद्रमा, खनिज, मिट्टी, पर्वत, पठार, मैदान, ये सब चीजें
कैसे बेटा? फिजिकल एलिमेंट से, भौतिक घटक है, प्राकृतिक घटक भी बोल सकते हैं हम। तो प्रकृति से जुड़ी हुई जो भी चीजें थी उनको तो एक तरफ करके नाम दे दिया कि साहब ये तो क्या है? भौतिक भूगोल। क्या है ये? भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। और दूसरी जो चीजें बची थी उनका संबंध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किससे था? मानव से था। जैसे कृषि कौन करता है? मानव करता है। अधिवास या आवास, घर मकान बस्तियां बनाकर कौन रहता है? मानव रहता है। तो हर वो चीज जिसका संबंध किससे था? मानव से, उनको क्या नाम दे दिया गया? मानव भूगोल। तो इस तरीके से भूगोल से प्रारंभ में दो शाखाएं डेवलप हुई, दो शाखाएं विकसित हुई। एक तो भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। तो अभी हम भूगोल की शाखाएं पढ़ रहे हैं। अध्ययन सुविधा की दृष्टि से अध्ययन सुविधा की दृष्टि से अध्ययन सुविधा की दृष्टि से भूगोल को दो शाखाओं में विभक्त किया गया। कितनी शाखाओं में विभक्त किया गया? दो मेजर जो शाखाएं थी, ब्रांचेस थी, उनमें इसको डिवाइड किया गया, विभक्त किया गया। पहली है भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, और दूसरी है बेटा मानव भूगोल। मानव भूगोल इसको एक डायग्राम के द्वारा भी आप समझ सकते हैं। डायग्राम से कैसे समझ सकते हैं? ये देखिए, पृथ्वी का वर्णन, क्या कहलाता है? भूगोल। यह अर्थ हुआ उसका। अब भूगोल की कितनी शाखाएं हुई? अभी मैंने समझाई आपको, दो शाखाएं, पहली नंबर 1 और ये दूसरी नंबर 2। पहली है भौतिक भूगोल और दूसरी मानव भूगोल। ठीक है बेटा? भौतिक भूगोल की कितनी शाखाएं हुई? भौतिक भूगोल की हुई 13 उप शाखाएं। इसको आगे जाकर के भौतिक भूगोल को कितनी उप शाखाओं में बांटा गया? 13 उप शाखाओं में बांटा गया। और मानव भूगोल को आगे जाकर कितनी उप शाखाओं में बांटा गया? 14 उप शाखाओं में बांटा गया। ठीक है? तो ये इस तरीके से इसका डिवाइडेशन है। अब जो हम मानव भूगोल पढ़ेंगे उसमें सिर्फ 5 शाखाएं ही दे रखी। मानव भूगोल की कितनी शाखाएं दे रखी हैं? 5 उप शाखाएं। इन्हीं का ही अध्ययन अब होगा। भौतिक भूगोल 11वीं क्लास में चलता है, इसलिए यहाँ पर इसका भी कोई रोल है नहीं। तो इसको तो अभी आप छोड़ दें, ताकि मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बारे में। तो सबसे पहले हमने पहली हेडिंग लिखी भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल, तो इसकी डेफिनेशन क्या है देखिए और सुनिए ध्यान से। भूगोल की
वह शाखा, भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति या प्राकृतिक घटकों जैसे स्थल, जल, वायु आदि, वायुमंडल आदि का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल कहलाता है। ठीक है बेटा, भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति या प्राकृतिक घटकों का, प्राकृतिक शक्तियों का, जैसे स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, सूर्य चंद्रमा के ग्रहीय प्रभाव, इन सभी का, अर्थात ऐसे घटकों का जो प्रकृति से जुड़े हैं, प्राकृतिक हैं, भौगोलिक हैं, उन घटकों का अध्ययन, कैसा अध्ययन? विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? भौतिक भूगोल कहलाता है। अब हम बात करेंगे किसकी बेटा? मानव भूगोल की। इसकी कितनी उपशाखाएं बताई मैंने आपको? 13 उपशाखाएं हैं। जैसे नाम बोल के बता रहा हूँ: भूगणितीय भूगोल, भूज्यामितीय भूगोल, खगोलीय विज्ञान, समुद्री विज्ञान, हिमालय विज्ञान, जल विज्ञान, जलवायु विज्ञान। इस तरीके से इसकी कितनी उपशाखाएं हैं? 13 उपशाखाएं हैं, जो हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। इसलिए अभी इस पर अपन को ज्यादा फोकस नहीं करना है। अभी हम बात करेंगे किसकी? मानव भूगोल की। क्यों? क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है? मानव भूगोल, विषय क्षेत्र एवं प्रकृति। तो हमें ये समझना है मानव भूगोल। देखिए आगे, मानव भूगोल दूसरा, मानव भूगोल, भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव तथा प्रकृति के मध्य पाए जाने वाले अंतर संबंधों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल कहलाता है। तो ये
दो उपशाखाएं हुई इसकी, पहली भौतिक भूगोल और दूसरी मानव भूगोल। अब एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अध्ययन सुविधा की दृष्टि से भूगोल को दो उपशाखाओं में बांटा, दो मुख्य शाखाओं में बांटा गया। पहली भौतिक भूगोल और दूसरी मानव भूगोल। भौतिक भूगोल किसे कहते हैं? क्या है भौतिक भूगोल? भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति या प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित घटकों का, प्रकृति या प्रकृति से संबंधित घटकों का, भौगोलिक पर्यावरण बोल सकते हो, भौतिक पर्यावरण बोल सकते हो, प्राकृतिक पर्यावरण बोल सकते हो, ठीक है। तो भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्रकृति से संबंधित घटकों का, जैसे जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, सूर्य चंद्रमा के ग्रहीय प्रभाव, या फिर इनको ऐसे ना बोल करके जल, वायु, मिट्टी, धरातल, खनिज, ठीक है, इनका विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? भौतिक भूगोल कहलाता है। एक बार दोबारा सुनो, भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्रकृति से संबंधित तत्वों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है, भौतिक भूगोल कहलाता है। मानव भूगोल किसे कहते हैं? क्या है मानव भूगोल? तो लिखा भी है, मतलब भी जान दो। भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा मानव या मानव तथा प्रकृति के मध्य परस्पर पाए जाने वाले पारस्परिक अंतर संबंधों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा मानव के मध्य पाए जाने वाले अंतर संबंधों का क्या किया जाता है? विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। तो अभी इन दोनों की बात समाप्त नहीं हुई है, इसको अपन रहने देते हैं। आगे अपन टॉपिक पढ़ेंगे मानव भूगोल की उत्पत्ति एवं विकास। मानव भूगोल की उत्पत्ति एवं विकास। तो देखिए बच्चों, ये टॉपिक क्लियर। अब हम आगे बात कर रहे हैं मानव भूगोल की उत्पत्ति। कैसे इस भूगोल की उत्पत्ति हुई? तो सुनिए, सन 1859 में ब्रिटेन के प्रसिद्ध जीव विज्ञानी सर विलियम चार्ल्स डार्विन ने प्रजातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक की रचना की। क्या लिखा मैंने? सन 1859 में ब्रिटेन के प्रसिद्ध जीव विज्ञानी थे, बायोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम था सर विलियम चार्ल्स डार्विन। इन्होंने 1859 में 1859 में एक बुक लिखी, पुस्तक लिखी, जिसका नाम था प्रजातियों की उत्पत्ति। प्रजातियों की उत्पत्ति, ये पुस्तक का नाम है।
ये पुस्तक कब लिखी गई? सन 1859 में। ठीक है बेटे, सन 1859 में। किसने लिखी? सर विलियम चार्ल्स डार्विन ने ये पुस्तक लिखी। कहाँ के निवासी थे? ब्रिटेन के। कौन थे? प्रसिद्ध जीव विज्ञानी, बायोलॉजिस्ट। तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? ब्रिटेन के प्रसिद्ध बायोलॉजिस्ट का, जीव विज्ञानी का नाम बताइए। तो सर विलियम चार्ल्स डार्विन। सर विलियम चार्ल्स डार्विन किस देश के निवासी थे? ब्रिटेन के। प्रजातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक की रचना कब व किसने की? तो क्या बताएंगे? सन 1859 में ब्रिटेन के प्रसिद्ध जीव विज्ञानी सर विलियम चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का नाम बताइए। तो बताएंगे प्रजातियों की उत्पत्ति। तो बहुत सारे इसमें से छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन जो टाइप के से निकलते हैं, इनको भी याद करते चलना है हमें। देखिए, मानव भूगोल की उत्पत्ति सन 1859 में ब्रिटेन के प्रसिद्ध जीव विज्ञानी सर विलियम चार्ल्स डार्विन ने प्रजातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में इन्होंने प्रथम बार या यूं भी बोल सकते हैं सर्वप्रथम मानव भूगोल शब्द का उपयोग किया। कौन से शब्द का सबसे पहले उपयोग किया इन्होंने? मानव भूगोल शब्द का इन्होंने सबसे पहले उपयोग किया। तो इन्होंने ही मानव भूगोल शब्द का सबसे पहले उपयोग किया, इसलिए क्या कहा जा सकता है? मानव भूगोल की नींव किसने डाली? तो क्या बताएंगे? चार्ल्स डार्विन ने। तो चार्ल्स डार्विन ने मानव भूगोल की नींव रखी। याद रखना इस बात को, मानव भूगोल की नींव किसने रखी? चार्ल्स डार्विन ने। क्या किया? मानव भूगोल की नींव रखी। ठीक है, डार्विन के अनुसार चार्ल्स डार्विन के अनुसार क्या कहा इन्होंने? चार्ल्स डार्विन, एक बार दोबारा सुनो इसको। सन 1859 में ब्रिटेन के प्रसिद्ध जीव विज्ञानी सर विलियम चार्ल्स डार्विन ने प्रजातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में इन्होंने सबसे पहली बार या सर्वप्रथम मानव भूगोल शब्द का उपयोग किया। इसलिए इन्हें ही अर्थात इन्होंने चार्ल्स डार्विन ने मानव भूगोल की क्या रखी? नींव रखी। इनके अनुसार, किसके अनुसार? चार्ल्स डार्विन के अनुसार प्रकृति और मानव के मध्य घनिष्ठ अंतर संबंध पाया जाता है। अर्थात प्रजातियों की उत्पत्ति
प्रजातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक में डार्विन ने प्रकृति और मानव के मध्य पाए जाने वाले अंतर संबंधों का इसने डार्विन ने अंतर संबंधों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि अब क्या स्पष्ट किया इन्होंने? प्रकृति और मानव के बीच पाए जाने वाले जो अंतर संबंध थे उन अंतर संबंधों को बताते हुए इन्होंने बताया कि क्या बताया? ये बताया कि प्रकृति के निश्चित एक मिनट इसको दोबारा सुनिए। प्रकृति और मानव के मध्य घनिष्ठ अंतर संबंध पाया जाता है। प्रकृति की उत्पत्ति प्रजातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक में डार्विन ने प्रकृति और मानव के बीच पाए जाने वाले अंतर संबंधों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि इस धरातल पर केवल वो ही जीवित रह पाते हैं जो प्रकृति के अनुसार ढल जाते हैं। जो जीव प्रकृति के अनुसार नहीं ढल पाते हैं या तो वे स्वयं नष्ट हो जाते हैं या फिर प्रकृति उन्हें नष्ट कर देती है। डार्विन के इस विचार को समायोजन या अनुकूलन कहा जाता है। अब इसको बड़े ध्यान से एक बार दोबारा सुनो। अभी हमने ये टॉपिक जो पढ़ा है मानव भूगोल की उत्पत्ति कैसे हुई उसकी बात है कि इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया, कब किया? तो किसने किया? डार्विन ने किया। कब किया? 1859 में किया।
किसमें किया? किसमें किया? प्रजातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक में किया। मैंने उससे आगे का और आपको बता दिया बेटा कि डार्विन के विचार कैसे थे, क्या थॉट उसने इस पुस्तक में लिखे थे। उसको कहा जाता है डार्विन का विकासवाद, डार्विन का विकासवादी सिद्धांत, डार्विन की विकासवादी अवधारणा, विकासवादी संकल्पना, अनुकूलन, समायोजन, प्राकृतिक छांट या छटनी, प्राकृतिक चयन या चुनाव, बहुत सारे नाम इसको दिए गए। तो इसको अभी बाद में अपन और अच्छे से समझ लेंगे अलग टॉपिक के रूप में, लेकिन फिलहाल इतना आपको याद करना पड़ेगा। अब मैं इसको समझा देता हूँ, डार्विन के विकासवाद को भी और किसको, मानव भूगोल की उत्पत्ति को भी। तो देखिए सन 1859 में ब्रिटेन के प्रसिद्ध जीव विज्ञानी हुए जिनका नाम था सर विलियम चार्ल्स डार्विन। इन्होंने प्रजातियों की उत्पत्ति 1859 में प्रजातियों की उत्पत्ति नामक एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में इन्होंने पहली बार मानव भूगोल शब्द का उपयोग किया, अर्थात इन्होंने मानव भूगोल की नींव रखी। इस पुस्तक में, प्रजातियों की उत्पत्ति नामक इस पुस्तक में इन्होंने प्रकृति और मानव के मध्य पाए जाने वाले अंतर संबंधों को स्पष्ट करते हुए बताया। क्या बताया? ये बताया कि इस धरातल पर, इस पृथ्वी के धरातल पर, जिस पर हम रह रहे हैं उसको धरातल बोलते हैं, इस धरातल पर केवल और केवल वो ही जीव जीवित रह पाते हैं जो प्रकृति के अनुसार ढल जाते हैं। प्रकृति मीन्स प्राकृतिक परिवेश के अनुसार, जो हमारा वातावरण है चारों ओर, जैसी जलवायु है, जैसा धरातल है, जैसी मिट्टी है ना, जैसी वनस्पति है, उसके अनुसार, उसी को बोल रहे हैं अपन प्राकृतिक पर्यावरण या प्राकृतिक वातावरण। तो जो जीव प्राकृतिक वातावरण के अनुसार ढल जाते हैं वो तो जीवित रहते हैं, जिंदा रहते हैं, और जो जीव प्राकृतिक वातावरण के अनुसार नहीं ढल पाते हैं या तो वो स्वयं नष्ट हो जाते हैं अथवा प्रकृति उन्हें नष्ट कर देती है। इसी डार्विन के इसी विचार को किस नाम से जाना गया? विकासवादी सिद्धांत के नाम से या विकासवाद के नाम से जाना गया। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, डार्विन का विकासवादी सिद्धांत या विकासवादी अवधारणा। तो देखिए बेटा, इसी में मानव भूगोल की उत्पत्ति भी आ जाएगी। ये दोनों टॉपिक एक साथ मैंने ऐड कर दिए हैं ताकि आपको अलग से याद नहीं करना पड़े। विकासवाद आ जाए तो भी यही लिखना है, मानव भूगोल की उत्पत्ति आ जाए तो भी यही लिखना है। 2 नंबर पक्के हैं इसके, मानव भूगोल की उत्पत्ति और डार्विन का विकासवाद, दोनों एक ही हैं। तो देखिए बेटा, सन 1859 में ब्रिटेन के प्रसिद्ध जीव विज्ञानी सर विलियम चार्ल्स डार्विन ने प्रजातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में इन्होंने प्रथम बार मानव भूगोल शब्द का उपयोग करते हुए मानव भूगोल की नींव रखी। इस पुस्तक में ही इन्होंने प्रथम बार प्रकृति और मानव के बीच पाए जाने वाले अंतर संबंधों को स्पष्ट करते हुए बताया कि, अंतर संबंधों का उल्लेख करते हुए बताया कि, क्या बताया? ये बताया कि इस धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर केवल और केवल वही जीव जीवित रह पाते हैं जो प्रकृति या प्राकृतिक परिवेश या प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार ढल जाते हैं। जो जीव ऐसा नहीं कर पाते हैं, अर्थात प्रकृति के अनुसार नहीं ढल पाते हैं, वातावरण के अनुसार नहीं रह पाते हैं, या तो वो खुद नष्ट हो जाते हैं या फिर प्रकृति उनको नष्ट कर देती है। डार्विन के इस विचार को, इस थॉट को समायोजन, अनुकूलन के नाम से जाना जाता है। बाद के जो विद्वान हुए डार्विन के बाद के, उन्होंने डार्विन के इस विचार को आगे अलग कई और भी नाम दिए, जैसे विकासवादी सिद्धांत, विकासवाद, विकासवादी अवधारणा, विकासवादी संकल्पना, प्राकृतिक छांट या छटनी, प्राकृतिक चुनाव या चयन, इस तरह के भी इसको नाम दिए गए। क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। डार्विन के विकासवाद को समझाइए, डार्विन की विकासवादी विचारधारा का उल्लेख कीजिए, डार्विन की विकासवादी संकल्पना को, अवधारणा को समझाइए, अनुकूलन क्या है, किसे कहते हैं समझाइए, समायोजन क्या है, किसे कहते हैं समझाइए, प्राकृतिक चयन या चुनाव क्या है, प्राकृतिक छांट या छटनी क्या है। क्वेश्चन आपसे 5-7 तरीके से पूछा जा सकता है बच्चों, आंसर उसका यही है।
चाहे उसको उत्पत्ति के रूप में पूछ ले वो, चाहे उसको विकास के रूप में पूछ ले, और चाहे अलग अलग तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है वैसे पूछ ले, आंसर सबका सेम है। इससे आगे का बेटा जो भी टॉपिक है उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।